This conference will now be recorded. हाँ जी, आज हमने जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। मतलब जब दो एसेट्स एक्सचेंज हों तो हमने क्या करना। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, अगर आप एक एसेट दे रहे हो और उसके बदले एक एसेट हम ले रहे हैं, ये डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहा मैं, एक एसेट हम दे रहे हैं और एक एसेट हम ले रहे हैं। अगर इस एक्सचेंज के दौरान अगर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हुआ, नो इकोनॉमिक बेनिफिट, नो सेविंग, नो चेंजेस इन अदर एसेट्स या लायबिलिटीज, मतलब एक्सचेंज के बदले हमें ना कोई बेनिफिट, जैसे एक्सचेंज हुआ है बट उससे ना कोई बेनिफिट मिला, ना कोई सेविंग हुई, ना कोई और एसेट्स लायबिलिटीज क्रिएट हुई, तो आप इस एक्सचेंज को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। मतलब पहले आपके पास एक एसेट जिस बुक वैल्यू का पड़ा हुआ है, नया एसेट आ गया, बुक वैल्यू वही रही, नो अदर चेंजेस इन एक्सपेंसेस या बेनिफिट्स या अदर एसेट्स या लायबिलिटीज, तो आपको फिर अपने रूटीन में जो एसेट्स था उसी हिसाब से ही उसको डेप्रिशिएट करते जाओ। बट ऐसा होता नहीं है। एक्सचेंज के केस में हमारे पास जब हम एक्सचेंज करते हैं, एक एसेट्स लेकर दूसरा एसेट दे रहे होते हैं, उसमें हमें कोई सेविंग या बेनिफिट्स जरूर मिलता है। तो इस चीज को देखकर हमने अपनी रूटीन देखनी है कि हमारे पास एक एसेट रिसीव्ड होता है, जो हमारे पास एसेट आता है, और एक एसेट जो हम दे रहे होते हैं। गॉट इट? जो एसेट हमारे पास आ रहा होता है हम इसको न्यू एसेट कह लेते हैं अभी, और जो एसेट हमने दे देना है उसको हम कह देते हैं ओल्ड एसेट। ओके होगी बात? इस एक्सचेंज के दौरान हमने एक एंट्री पास करनी, वो एंट्री क्या बनती है जनाब? जो नया एसेट हम ले रहे हैं उसको हम डेबिट कर देंगे, जो हम एसेट दे रहे हैं वो एक तरह का हमारा डिस्पोजल है, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम डेबिट कर देंगे, जो नॉर्मल हम डिस्पोजल में करते हैं। जो एसेट हम दे रहे हैं उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। एक्सचेंज के दौरान एक और चीज भी पॉसिबल होती है, हो सकती है, ऑप्शनल है, कि अगर आप लोग कैश रिसीव्ड या पे करोगे तो वो भी डेबिट या क्रेडिट करोगे। अगर कैश पे किया है तो कैश क्रेडिट, इन केस अगर आपने कैश रिसीव किया है तो डेबिट। गॉट इट? जो डिफरेंस आया करेगा वो डेबिट साइड पर होगा तो लॉस होगा, और अगर क्रेडिट साइड पर आएगा तो गेन आएगा ऑब्वियसली। तो ये हमारी एक्सचेंज की एंट्री बना किया करेगी। इस पूरे सवाल के अंदर जो 90% टारगेट होता है ना, 90%, दैट इज न्यू एसेट की वैल्यू। बाकी 90% चीजें गिवन होती हैं। पॉसिबल है कभी किसी सवाल में 10% और की भी वर्किंग करनी पड़ जाए,
लेकिन 90% जो मेन टारगेट होता है एक्सचेंज के अंदर वो नए एसेट की वैल्यू आइडेंटिफाई करना होता है। डन होगी बात? तो फिर आगे चलते हैं। एक्सचेंज के केस में जब हमारे पास अगर हम जनरल एंट्री बनाएं, एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि दोबारा रिवाइज करवा दें। देखिए हमारे पास नया एसेट आ रहा होता है, हम उसको डेबिट कर देते हैं, और पुराना एसेट हमारा जा रहा होता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। ऐसा ही है। और जो पुराना एसेट तो उसकी एक्यूमुलेटेड ऑप्शन भी डेबिट कर देते हैं क्योंकि एसेट खत्म हो रहा है। इन केस कैश पे करेंगे तो कैश क्रेडिट, और अगर रिसीव करेंगे तो डेबिट। जो डिफरेंस है वो लॉस भी हो सकता है और गेन भी। डेबिट साइड पर डिफरेंस आ रहा होगा तो लॉसेस, और क्रेडिट साइड पर होगा तो गेन। डन। और मेन इसका टारगेट क्या है कि वो हमने नए एसेट की वैल्यू कौन सी लिखनी है, हमें स्टैंडर्ड गाइड करता है। डन। तो अब हम स्टैंडर्ड की बातों पे चलते हैं जरा। स्टैंडर्ड हमें कहता है कि सबसे पहले जब आपको एक्सचेंज कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये देखो कि क्या सारी चीजें अकॉर्डिंग टू मार्केट टर्म्स हो रही हैं, मतलब कमर्शियल सब्सटेंस पे हैं सारी चीजें, या लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है। अगर सारी चीजें कमर्शियल सब्सटेंस पे हो रही हैं और सब कुछ गिवन भी है, तो आपने जो नया एसेट है, एक्सचेंज के केस में अभी जो हम बात कर रहे हैं नए एसेट की कौन सी वैल्यू से हम एसेट रिकॉर्ड करेंगे, हम बात वो कर रहे हैं। मतलब अगर कमर्शियल सब्सटेंस पे है तो हम सिंपल लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू एसेट, उस पे हम अपना एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब जो नए एसेट की कीमत है उसी एसेट पे रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब हर चीज कमर्शियल सब्सटेंस पे है। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है कि उसमें कोई यानी बायस्डनेस शामिल नहीं है एक तरह की, कि दोनों पार्टीज भी इंडिपेंडेंट है, एसेट की एक्टिव मार्केट भी मौजूद है, उसकी कीमत का पता भी चल रहा है, सब चीजें ओके हैं। बट अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लैक ऑफ कमर्शियल कहता है कि आप फिर वो अपने कुछ चीजें ध्यान में रखेंगे। राइट। अब मेन यहां पर है, मसला यहां पे क्रिएट होता है। कहते हैं आप देखो कि अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, मतलब या एक्टिव मार्केट नहीं है एसेट की, या जो गिवन पार्टीज हैं, जो पार्टीज आपस में एक्सचेंज कर रही हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई वजह हो सकती है। नेचर वैसे तो कमर्शियल सब्सटेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड आर डिफाइंड। लेकिन फिलहाल समझें कमर्शियल सब्सटेंस तो आप भूल जाओगे कि लिस्ट प्राइस गिवन है। फिर आप जो अब हम लिखने लगे हैं इसको फॉलो करें, और अगर साइलेंट है तो फिर हम कोई अजम्पशन बना सकते हैं, लेकिन जब तक लिखा हुआ मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड को फॉलो करें। तो स्टैंडर्ड की पहली बात लिखते हैं, नंबर 1। वो कहता है कि अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है तो आप ले लें फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इफ इट इज मोर रिलायबल। कहता है जो आपने नए एसेट की कॉस्ट लिखनी है
वो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट लिखनी है। अगर उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल है, पहली बात डन। वो कहता है अगर नहीं रिलायबल, नंबर 2 कहता है आप ऐसा करो, लिख लो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट। एक बात याद रखें, अगर कैश पे कर रहे हो तो प्लस कर लेना, और अगर कैश रिसीव कर रहे हो तो माइनस कर देना। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, नए एसेट की वैल्यू कौन सी लेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस अगर कोई कैश एडजस्टमेंट है। इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज मोर रिलायबल। स्टैंडर्ड अगर आप में से कोई पढ़ रहा है या पढ़ता है रूटीन में, तो उन स्टैंडर्ड में इन दोनों को, मोर रिलायबल का क्या मतलब है? मोर रिलायबल का मतलब ये है कि उसकी एक्टिव मार्केट मौजूद है और उसकी कीमत हर बंदे को पता है कि अच्छा जी यही कीमत है, रिलायबल है, एविडेंस है कि हाँ जी ये कीमत, ये चीज इतनी ही कीमत की है, रियलिटी बेस्ड है। हाँ जी, इस सवाल के अंदर वो बताया होता है ये सारी चीज। तो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि वो लिखता है फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट विच वन इज मोर रिलायबल। क्या लिखता है? फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट विच वन इज मोर रिलायबल। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, दोबारा फिर प्लस माइनस कैश इफ fair value of both asset is more reliable। मतलब अगर ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल होगी तब भी ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू लेंगे, और जब दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू रिलायबल होगी तब भी ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू लेंगे। बात समझ लगी? और प्लस माइनस कैश का मतलब यह है, देखो आप अपना एसेट भी दे रहे हो साथ कैश भी दे रहे हो, तो नए आने वाले एसेट की कीमत कैश प्लस करके बन रही है, और अगर आप एसेट देकर कैश ले रहे हो तो नए आने वाले एसेट की कीमत नेट ऑफ कैश हो रही है। ये कॉमन सेंस की बात है कि मैं अपना एसेट भी दे रहा हूं साथ कैश भी दे रहा हूं, तो नए एसेट की जो कीमत बनेगी वो दोनों को प्लस करके बनेगी। एंड लास्ट वन इज, कहता है आपने लेनी है बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। कब? इफ फेयर वैल्यू ऑफ both assets is not reliable। 4 केस बन गए। दोनों के रिलायबल है तो ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश, दोनों रिलायबल नहीं है, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। और अगर दोनों में से कोई एक रिलायबल है तो विच वन इज मोर रिलायबल। गॉट इट? तो ये 4 केसेस आपने पढ़ना है। अगर वो लिख दे लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, अगर वो लिख देता है, ओके, अब अगर साइलेंट है, मतलब लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस लिखा हुआ है बट साइलेंट है, तो आपका हायरार्की या सीक्वेंस इस तरह से होना चाहिए। अगर साइलेंट है तो
इन चारों में से जो गिवन है तो सबसे नीचे वाली चीज को पहले प्रेफर करना। बात समझ लगी ना? अगर साइलेंट है कि रिलायबल का नहीं पता, बट अगर उसने बता दिया है तब उसको रिलायबिलिटी देख कर ले लेंगे, और अगर नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, तो आपका फिर ये तरीकाकार होगा, आपने नीचे से ऊपर जाना है। मतलब सबसे पहले बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट लेनी है अगर गिवन है तो, ये नहीं गिवन तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, इस तरह से हमने लेना। गॉट इट? तो जनाब यही तरीकाकार है मेन हमारे पास, कि अगर कमर्शियल सब्सटेंस है जो कि आज तक सवाल के अंदर उसने कभी नहीं लिखा, हमें खुद ही अज्यूम करना पड़ता है कि कमर्शियल सब्सटेंस है, वरना आज तक उसने सवाल के अंदर कभी भी नहीं लिखा। हाँ, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस वो लिख देता है, खुद ही लिख देता है सवाल के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम जाहिर सी बात है इसकी जनरल एंट्रीज डिस्कस करते हैं, और फिर इसके 2-3 सवाल देखते हैं, और फिर आगे चलेंगे। और मैं आपको सारी सिचुएशन सामने रखकर जो आई कैप बताएगा वो भी लिखूंगा, जो आई कैप ने अपने सोल्यूशन में लिखा हुआ है, और साथ साथ जो हो सकता है वो भी बताता हूँ। तो एक सवाल करते हैं, ये सवाल आपने किए हुए हैं पहले भी जी। क्वेश्चन यहाँ पर मेरे साथ ही करें, आपको असाइनमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, और मैं क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा तो आपने वही करने हैं। जी जनाब, तो सवाल ये है कि अ कंपनी रिप्लेस्ड, यहां से ये सवाल हम करने लगे हैं। इसकी रिक्वायरमेंट है द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीनरी टू बी रिकॉर्डेड इन द कंपनीज अकाउंट्स, कैश पेमेंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट ऑन ट्रेड इन ऑफ द ओल्ड मशीनरी एंड पास एंट्री ऑफ द एक्सचेंज। 5 नंबर का ये सवाल है। अ कंपनी रिप्लेस्ड इट्स ओल्ड मशीनरी विद द न्यू मशीन, लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू मशीन इज 1800,000, ट्रेड एंड अलाउंस। लो ट्रेड एंड अलाउंस की बात कर ही लेते हैं, ताकि फिर एक ही दफा हम सवाल करें। एक्सचेंज के केस में एक बात ट्रेड एंड अलाउंस की भी होती है। ट्रेड एंड अलाउंस एक्चुअल में हम दो एसेट एक्सचेंज कर रहे हैं, हम जो अपना एसेट दे रहे हैं उसकी कोई ना कोई तो वैल्यू लगा रहे हैं ना, और बाद में कुछ प्लस माइनस कैश कर रहे हैं, तो जो हमारे एसेट की वैल्यू है उसे बोलते हैं ट्रेड एंड अलाउंस। मतलब जो हम अपना एसेट उसको किस कीमत पे दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने सेल फोन लिया, दैट इज न्यू एसेट, और लैपटॉप दिया, दैट इज ओल्ड एसेट। ये हमारा एसेट था पहले, एक्सचेंज से पहले हमारा एसेट ये है। अब हमने सेल फोन लिया, सेल फोन की कीमत सपोज दैट हमने स्टैंडर्ड के तहत वो जो तरीकाकार उसने बताया है 70,000 रुपया फाइंड कर लिया। हमने उस शख्स को अपना लैपटॉप भी दे दिया और साथ उसको कैश भी दे दिया। कैश आपने दिया 40,000, 70,000 वाला एसेट लिया, अपना लैपटॉप भी दिया और उसको 40,000 रुपया भी दिया। तो बताओ हमने अपना एसेट कितने में दिया उसको, यानी हमने अपना जो लैपटॉप है वो किस वैल्यू पे दिया। ये तो हर बंदा बता सकता है 30,000, दैट इज ट्रेड इन अलाउंस। गॉट इट? मतलब हमारे एसेट की जो वैल्यू है, जो पुराना एसेट हम कितनी कीमत का उसको बेच रहे हैं नए एसेट के बदले, जितने पैसों में अपना एसेट दे रहे हैं, दैट इज ट्रेड इन अलाउंस। और अगर कभी कभी ना गिवन हो तो ट्रेड इन अलाउंस फाइंड भी किया जा सकता है। न्यू एसेट की कॉस्ट माइनस जो हम कैश दे रहे हैं, न्यू एसेट की कॉस्ट माइनस कैश, और ये हमें स्टैंडर्ड गाइड करता है कि आपने नए एसेट की कॉस्ट कैसे लिखी।
और वो ट्रेड अलाउंस दे दे तो फिर हमें ये पता चल जाता है कि हमने कैश कितना देना है। तो सवाल कर लेते हैं, कहता है कि एक कंपनी है, उसने ओल्ड मशीनरी अपनी रिप्लेस करनी है। लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू मशीन इज 1800,000, ट्रेड एंड अलाउंस फॉर यूज्ड मशीन इज 900,000, cost of old machine is rupees 1400,000 and accumulated depreciation was 750,000. Fair value of old machinery is rupees 500,000. तो जरा अब चेक करना, हम इसको करने लगे हैं अभी कि अब देखो न्यू एसेट के की क्या चीज गिवन है वो भी हम देखते हैं। न्यू मशीन, उसकी लिस्ट प्राइस गिवन है 1800,000। ओल्ड एसेट की क्या क्या चीज गिवन है? ओल्ड एसेट से रिलेटेड एक उसकी फेयर वैल्यू गिवन है, फेयर वैल्यू कितनी है 500,000। एक उसकी बुक वैल्यू गिवन है, हाँ जी, बुक वैल्यू कॉस्ट ऑफ 14 लाख में से 7,50,000 माइनस करो जरा, कितना बनता है? 650। ट्रेड एंड अलाउंस 900,000, मतलब जो पुराना एसेट वो बेचेगा 900,000। ये चीजें न्यू मशीन से रिलेटेड गिवन है और ये ओल्ड एसेट से, ओल्ड मशीन से रिलेटेड। लेकिन पूरे सवाल के अंदर पहली बात ये नहीं लिखा हुआ कि लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है या कमर्शियल सब्सटेंस है। पूरे सवाल के अंदर आपने पढ़ा ये इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन सवाल के अंदर कुछ नहीं गिवन। तो हम फिर अजम्पशन ले सकते हैं, राइट? सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर एसेट कमर्शियल सब्सटेंस पे है तो नए एसेट हम 18 लाख का लेंगे, नए एसेट की कॉस्ट 18 लाख आ जाएगी। गॉट इट? और अगर हम ये लें कि लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है तो फिर हमने कहां से लेना है उसकी, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि फेयर वैल्यू कौन सी रिलायबल है या कौन सी रिलायबल नहीं है, तो फिर हम बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट लेंगे। नए एसेट की कॉस्ट, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। सर दोनों को assumption ले सकते हैं हम। बिल्कुल अजम्पशन हम ले सकते हैं, लेकिन आप लोग अजम्पशन कोशिश किया करोगे वो लिया करो कि जिससे हमें काम वर्किंग भी काम पड़े और क्वेश्चन भी ना थोड़ा सा अच्छा खूबसूरत लगे। जैसे 18 लाख वाला एसेट हम 650 पे ले लें, ये भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो इसमें हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि कमर्शियल सब्सटेंस है, क्योंकि सवाल के अंदर कुछ नहीं बताया हुआ, तो हम इसको कमर्शियल सब्सटेंस समझेंगे। तो नया एसेट हम अपना 18 लाख का रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री पास करेंगे। न्यू मशीन जो हमारे पास आ रही है 18 लाख, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओल्ड मशीन की 750,000 है, और ओल्ड मशीन कितने की है? उसकी कॉस्ट 14 लाख। अब जरा गौर फरमाइएगा, 18 लाख रुपए का एसेट ले रहे हैं, अपना एसेट 9 लाख में दे रहे हैं, तो बता सकते हो हम कैश कितना साथ दे रहे होंगे? कैश या पेएबल, अगर पैसे अभी नहीं दिए तो पेएबल आ जाएगा, और अगर कैश देना है तो साथ मेरे पास कैश आ जाएगा 9 लाख। जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस, जो डिफरेंस आएगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो बताया जनाब, गेन आ रहा है लॉस?
गेन आ रहा है या लॉस? गेन आ रहा है तो कितना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी बता दें गेन कितना आ रहा है? 250,000। तो जनाब ये एंट्री पास होगी एक्सचेंज के केस की, और इसमें हमने क्या अजम्पशन ली कि ट्रांजैक्शन इज ऑन कमर्शियल सब्सटेंस, नॉट लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। गॉट इट? तो हम ऐसी सिचुएशन लिख लिया करेंगे, जब भी कोई सवाल होगा लिखना है, सोच भी सकते हैं, और अगर उसने खुद बता दी हर चीज तो उसको फॉलो करेंगे, बट अगर खुद ना बताई तो फिर अपनी अजम्पशन लेंगे। जैसे जो जितने भी अभी सवाल हैं उसमें यही अजम्पशन है, जो ये सवाल है पुराने हैं थोड़े, मतलब 2003 का ये। और अगर आप ये देखें सवाल 7 नंबर का पेपर में सवाल आया हुआ है, बिल्कुल वही सवाल है। तो जनाब आपको मैंने अभी कुछ सवाल सेंड करता हूं, और कल मैंने यही सवाल दोबारा करवाने हैं। तो जितने भी अभी तो मैं सवाल नहीं सेंड करूंगा क्योंकि अभी मेरी क्लास है, तो क्लास के बाद मैं क्वेश्चन सेंड करता हूं आपको, और बोरिंग कॉस्ट के भी मैं आपको सोल्यूशन सेंड करता हूं, वो तो मैं अभी सेंड कर देता हूं। तो आपने जितने भी मैंने एक्सचेंज के सवाल सेंड करने हैं ना, वो आपने लाजमी करने हैं, उसकी जर्नल एंट्री लाजमी पास करनी है, राइट? तो जर्नल एंट्री पास होगी तो समझो फिर सब कुछ हो गया। तो कल मैं इंशाल्लाह सारे सवाल दोबारा करवाऊंगा, बट पहले मैं कोशिश करूंगा कि वो सवाल मैं क्लास में आप पे चेक करूं। ठीक है मेरे भाई? ओके जी, अल्लाह हाफिज।